हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगा की वैकेंसी यूपी में आने वाली है। ये लगभग आपकी 4500 प्लस वैकेंसी आने वाली है यूपीएसआई की। दोस्तों अगर आप में भी वर्दी का जुनून है और आप वर्दी पाना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आपको मूल विधि पढ़नी पड़ेगी। मूल विधि इसमें जो है एक स्कोरिंग टॉपिक होता है जिससे आप आसानी से नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो मूल विधि यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएसआई पास करने वाला टॉपिक होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने वर्ष 2001 से 2021 तक के पूछे गए प्रश्नों को बीएनएस यानी जो अभी आईपीसी को बदलकर बीएनएस जिसको किया गया है जुलाई 2024 में, उससे तुलना के साथ साथ में मैं 10 प्रश्न आपके साथ शेयर करूंगा। एक प्रश्न लास्ट में आपके लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा है, भारतीय दंड संहिता 1860 के ड्राफ्टिंग से कौन जुड़े थे। यानी जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता को आप आईपीसी भी बोल सकते हैं। भारतीय दंड संहिता को आईपीसी कहा जाता था। तो आईपीसी 1860 के ड्राफ्टिंग से कौन जुड़े थे? ऑप्शन है मुल्ला, सर एच एस मेन, लॉर्ड मैकाले या फिर फ्रेडरिक पोलाक। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। दोस्तों जो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड 1860 थी, इसमें भारत के प्रथम विधि आयोग के सिफारिश द्वारा जो है इसको तैयार किया गया था। प्रथम विधि आयोग वर्ष 1934 में स्थापित किया गया था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे और यही जो थे वो भारतीय दंड संहिता की ड्राफ्टिंग भी इन्होंने तैयार की थी। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जो 1860 में आईपीसी बनी थी, उसके स्थान पर अब क्या किया गया है, जुलाई 2024 से अब आईपीसी के स्थान पर बीएनएस लाया गया है भारत में। अब बीएनएस लाया गया है। बीएनएस का मतलब है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका पूरा नाम है। तो अब भी आईपीसी के स्थान पर बीएनएस आपको मिलेगी देखने को। तो आगे चल के देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 में किस धारा के तहत की गई थी, ये बताना है। लोक सेवक शब्द की परिभाषा किस में की गई है ये बताना है। तो दोस्तों लोक सेवक शब्द की जो परिभाषा है वो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 21 में इसकी जो है परिभाषा रखी गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक को परिभाषित किया गया था। इसके अंतर्गत जो जिम्मेदारी वाले पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा जनता अर्थात लोक सेवा की जाती है उसे लोक सेवक कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 21। धारा 21 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में इसको किसको रखा गया था, लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया था। अच्छा, आप बीएनएस में कहां पर इसको रखा गया है? सबसे बड़ी बात, हमें तुलना करनी है आईपीसी को बीएनएस से। तो लोक सेवक शब्द की परिभाषा आप बीएनएस में कहां पर रखी गई है ये बताना है। तो दोस्तों बीएनएस में लोक सेवक शब्द को बीएनएस की जो धारा है धारा 2 जो है, बीएनएस की जो धारा 2 है इसकी उपधारा 28 में जो है लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है। लोक सेवक शब्द को बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 28 में परिभाषित किया गया है। ये आप नोट करके रखिएगा। भारतीय दंड संहिता जो थी यानी आईपीसी 1860 में लोक सेवक शब्द को धारा 21 में परिभाषित किया गया था। वहीं पर बीएनएस जो है, बीएनएस में लोक सेवक शब्द को धारा 2 की उपधारा 28 में परिभाषित किया गया है। अच्छा, धारा 17 में क्या था आईपीसी में? अगर कोई पूछे धारा 17 में क्या था, तो धारा 17 में सरकार को परिभाषित किया गया था। धारा 17 में सरकार को परिभाषित किया गया और धारा 24 की बात करें तो इसमें बेईमानी शब्द को परिभाषित किया गया था। धारा 24 में बेईमानी को परिभाषित किया गया था। और अगर हम बात करें धारा 32 की, तो इसमें कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप के संबंध में प्रावधान किया गया था। यानी कि धारा 32 में अवैध लोप को परिभाषित किया गया था आईपीसी में।
और अवैध लोभ को दोस्तों अगर हम बात करें बीएनएस में किस में परिभाषित किया गया है, तो बीएनएस में जो अवैध लोभ है वो आपका इस धारा में अब जो है गलत तरीके से, अलग तरीके से इसमें परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर अगला दोस्तों देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। यानी भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार के दंड यानी सजाएं कितने प्रकार की परिभाषित की गई हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए है 2 प्रकार की, 5 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 7 प्रकार की। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये यूपीएसआई की परीक्षा जो हुई थी, निरस्त परीक्षा जो हुई थी 22 जुलाई 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। तो बताना ये है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई थी। 2 प्रकार की, 5 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 7 प्रकार की। दोस्तों भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी 1860 में बनाई गई थी, इसमें धारा 53 के तहत, आईपीसी की धारा 53 के तहत 5 प्रकार के दंड परिभाषित किए गए थे, व्यवस्था की गई थी 5 प्रकार की। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के दोस्तों? पहला था मृत्यु, पहला दंड था मृत्यु। दूसरा दंड था आजीवन कारावास, आजीवन कारावास इसमें दूसरा दंड था। तीसरे दंड की हम अगर बात करें तो इसमें कारावास जो 2 प्रकार के थे, 2 प्रकार के इसमें कारावास तीसरे नंबर पे बताए गए थे। एक था कठिन कारावास, एक था कठिन कारावास, कठिन या कठोर श्रम के साथ में। और इसी में दूसरा जो था, तीसरे नंबर का दूसरा जो था वो था सादा कारावास, सादा कारावास। कठिन कारावास में आपको जो है जेल जो होते हैं, कारावास होते हैं, वहां पर आपको काम करने के लिए बोला जाता है, काम करवाया जाता है, खेती करवाई जाती है या कोई अन्य काम करवाया जाता है। और सादा कारावास में मात्र आपको जेल में रखा जाता है। चौथे नंबर का जो कारावास है, चौथे नंबर का जो दंड था वो था संपत्ति का संपहरण। ठीक है, संपत्ति का संपहरण यानी कि फॉर फ्यूचर। तो इस टाइप से आप चौथा हो जाएगा संपत्ति का संपहरण। और पांचवा जो आपका था वो जुर्माना था, जैसे 500 रुपए जुर्माना, 1000 रुपए जुर्माना, ऐसे करके हो सकता है। दोस्तों पहले इसमें 6 हुआ करते थे, पहले से 6 हुआ करते थे, लेकिन 1949 में एक हटा दिया गया, एक हटा दिया गया। किसे हटाया गया था? काला पानी की सजा पहले हुआ करती थी, काला पानी की सजा पहले हुआ करती थी, जो 1949 में इसको हटा दिया गया। 1949 में हटाने के बाद 5 दंड इसमें बचे हैं आईपीसी में। अब इन्हीं दंडों में से जो बीएनएस में कितने दंड हो गए हैं इनकी बात करें, अगर ये पांचों हो जाएंगे, मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 प्रकार के कारावास जिसमें कठिन और सादा है, तीसरा है संपत्ति संपहरण और चौथा है, पांचवा जो है वो जुर्माना है। छठा नंबर काला पानी था जिसे हटा दिया गया था 1949 में। अगर हम बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में 6 प्रकार के दंडों का इसमें प्रावधान किया गया है। बीएनएस जो 2023 है इसमें 6 प्रकार के दंड रखे गए हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? पहले तो 5 वही हो जाएंगे, 5 जो आईपीसी वाले 5 थे 5 वो हो जाएंगे। और जो छठा इसमें बीएनएस में बढ़ाया गया है वो छठा दंड है सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा को इसमें बढ़ा दिया गया है बीएनएस में। सामुदायिक सेवा 6वें प्रकार का दंड रखा गया है बीएनएस में, जो कि आईपीसी में नहीं था। तो इसको भारतीय दंड संहिता में 5 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया था आईपीसी में, और बीएनएस में 6 प्रकार के रखा गया। छठवां जो है वो सामुदायिक सेवा दंड रखा गया है। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो 5 ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 प्रकार के आईपीसी में 5 प्रकार के दंड है। अगर यही प्रश्न आपका 2025 में बीएनएस में पूछा जाए कि बीएनएस में कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है, तो 6 प्रकार की दंडों की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट का अर्थ क्या होगा? इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है तथ्य की अज्ञानता क्षम्य नहीं है, तथ्य की अज्ञानता क्षम्य है। ऑप्शन नंबर सी है कानून की अज्ञानता क्षम्य है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। ये यूपीएसआई की 2021 में जो परीक्षा हुई थी 14 नवंबर को, तीसरी शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है, तीसरी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 में आपको इस समय करवा रहा हूं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है।
कानून की अज्ञानता जो है वो क्षम्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, जिसको आप नामक जो सुक्ति है, इसका अर्थ होता है कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 यानी कि जो आईपीसी की धारा 76 है, और साथ ही साथ में आईपीसी की धारा जो 79 है, इस सुक्ति पर आधारित है कि तथ्य की भूल क्षम्य हो सकती है। यानी जो धारा 76 और धारा 79 है, ये धाराएं इस तथ्य पर आधारित हैं, इस सुक्ति पर आधारित हैं कि तथ्य की भूल क्षम्य हो सकती है किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं हो सकती। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप बात करें दोस्तों, बीएनएस में इन्हीं धाराओं को किस में रखा गया है? बीएनएस में आईपीसी की धारा 76 और 79 को किस में रखा गया है? तो बीएनएस में धारा 14 में जो है आईपीसी की धारा 76 को कन्वर्ट किया गया है बीएनएस की धारा 14 में। बीएनएस 14 जो है वो 76 के समान है आईपीसी की, और बीएनएस 15 जो है, बीएनएस 15 वो आईपीसी की धारा 79 के समान है। तथ्य की भूल क्षम्य हो सकती है किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं हो सकती, वो बीएनएस की धारा 14 और 15 में बताया गया है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट का अर्थ होगा कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रश्न नंबर अगला है, आत्मरक्षा का अधिकार किसको कैसे होता है? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा करना आत्मरक्षा कहलाता है, या फिर दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा करना आत्मरक्षा कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी है चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा करना भी आत्मरक्षा का अधिकार है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। ये भी यूपीएसआई की जो निरस्त परीक्षा हुई थी जुलाई 2017 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आत्मरक्षा का अधिकार अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, ये सभी आत्मरक्षा के अधिकार हैं। इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आत्मरक्षा का अधिकार जो है वो आईपीसी की धारा 97 में इसको जो है परिभाषित किया गया था, इसका प्रावधान किया गया था। आईपीसी की धारा 97 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे, ये पहला हो जाएगा। और दूसरा है दोस्तों, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चल अचल संपत्ति की प्रतिरक्षा कर सकता है। ये तीनों इस प्रकार के आत्मरक्षा के अधिकार हैं। इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अब बीएनएस में इस धारा को किस में कन्वर्ट किया गया है, ये हम जानना बहुत जरूरी हमारे लिए है। तो जो जिस प्रकार से धारा 97 में आईपीसी की धारा 97 में आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया था, उसी प्रकार से बीएनएस की धारा 35 में, बीएनएस की धारा 35 में आत्मरक्षा अधिकार का जो है प्रावधान इसमें किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। धारा 97 में आत्मरक्षा का अधिकार है आईपीसी की धारा 97 में, और बीएनएस की धारा 35 में आत्मरक्षा का अधिकार इस बार रखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला क्या है। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? ऑप्शन है षड्यंत्र द्वारा, तैयारी द्वारा, धमकी द्वारा, या फिर प्रयत्न द्वारा। यूपीएसआई की निरस्त परीक्षा 22 जुलाई 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? षड्यंत्र, तैयारी, धमकी या प्रयत्न। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा षड्यंत्र। ऑप्शन नंबर ए होगा षड्यंत्र। दोस्तों जो आईपीसी की धारा 107 थी, आईपीसी की धारा 107 थी, इसमें दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों में बताया गया था। 3 तरीकों के दुष्प्रेरण के अपराध इसमें बताए गए थे। पहला था उकसावा करके, यानी किसी को उकसा करके आप दुष्प्रेरण करवाएं। दूसरा था षड्यंत्र द्वारा,
और जो तीसरा है दोस्तों सहायता द्वारा। सहायता द्वारा ये 3 प्रकार से आप दुष्प्रेरण करके अपराध कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, षड्यंत्र। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में षड्यंत्र को धारा 45 में रखा गया है। धारा 45 में जो है, बीएनएस की धारा 45 में षड्यंत्र को या फिर दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को जो है दुष्प्रेरण कहा जाता है। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को दुष्प्रेरण कहा जाता है। दुष्प्रेरण 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। एक तो किसी व्यक्ति को उकसा करके, षड्यंत्र करके, या फिर किसी व्यक्ति की अपराध करने के लिए सहायता करके दुष्प्रेरण किया जा सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। आईपीसी में इसको 107 में परिभाषित किया गया था और बीएनएस में इसको धारा 45 में परिभाषित किया गया है। उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपको परीक्षा में समस्याएं नहीं आएंगी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला वक्तव्य दिया गया है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना यानी हामी भर लेना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। तो ये तो सही है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता जो थी, आईपीसी की धारा 120 ए के तहत, आईपीसी की धारा 120 ए के तहत केवल अपराध करने के लिए राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त होता था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। यानी जिस प्रकार से दोस्तों आईपीसी की धारा 120 ए में कहा गया कि आप अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाएं वो दंड है, उसी प्रकार से आईपीसी में ये भी कहा गया है कि आत्महत्या करने की कोशिश करना एक अपराध है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आत्महत्या की कोशिश करने की जो प्रावधान इसमें आईपीसी में दिया गया है अपराध के लिए, वो 309 में कहा गया था। आईपीसी की धारा 309 में कहा गया था कि आत्महत्या की कोशिश करना भी एक अपराध है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही वक्तव्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। यूपीएसआई की जो ऑनलाइन परीक्षा 15 दिसंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में हुई थी, उसमें पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? अगला प्रश्न है, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है? कौन सी अपराध में यानी किस अपराध में मृत्यु दंड दिया जा सकता है? पहली यहाँ पर एक धारा दी गई है ऑप्शन नंबर ए में, धारा 122। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए हथियार जमा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये एक अपराध होगा और इस अपराध के तहत आपको मृत्युदंड क्या दिया जा सकता है? ऐसी कोई संभावना है? ऐसी कोई संभावना है तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर ऐसी संभावना नहीं है तो ये सही नहीं होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो धारा 122 है इसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा का ही प्रावधान इसमें दिया गया है। धारा 122 में आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। मृत्युदंड इसमें नहीं दिया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है धारा 194 यानी आईपीसी की धारा 194 में क्या कहा गया है? ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दिया जाए। ऐसे सबूत गढ़ना या ऐसे सबूत पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड के लिए जो है दंड दिया जा सके। तो ऐसा काम करना आईपीसी की धारा 194 में क्या सजा दी जा सकती है? क्या मृत्युदंड दिया जा सकता है? तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो आईपीसी की धारा
194 में है, इसमें कहा गया है कि ऐसे झूठे साक्ष्य गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके या फिर जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दिया जाए, तो उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि धारा 122 जो आईपीसी में थी उसको अब बीएनएस में किस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो धारा जो बीएनएस की धारा 149 है, इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से जो है हथियार जमा करना या लोगों का संग्रह करना या इकट्ठा करना, इसके विषय में प्रावधान किया गया है। वहीं धारा जो बीएनएस की धारा 230 है, बीएनएस की धारा जो 230 है, इसमें ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, उसके विषय में कहा गया है। यानी कि 230 194 के समान है, 230 194 के समान है, और 149 जो है बीएनएस की धारा 149 वो आईपीसी की धारा 122 के समान है। यानी ये आपकी बीएनएस हो जाएगी और ये आपकी आईपीसी हो जाएगी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य किस अपराध का दोषी होगा ये बताना है। ये भी यूपीएसआई की जो ऑनलाइन परीक्षा 21 दिसंबर 2017 के 3rd शिफ्ट में हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हर सदस्य जो है बलवा का अपराधी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो आईपीसी की धारा 146 है, आईपीसी की धारा 146 है, इसमें बलवा को परिभाषित किया गया। बलवा क्या होता है? जब भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी जगह पर या कोई भी ऐसे स्थान पर जहां पर जो है पब्लिक आती जाती हो, वहां पर जन समूह द्वारा या किसी भी उसके जो 5 लोग हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा हिंसा करता है या बल का यूज करता है, बल का प्रयोग करता है, तो उसमें के प्रत्येक सदस्य जो हैं वो बलवा अपराध के अपराधी माने जाएंगे, बलवा अपराध के अपराधी माने जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई भी सदस्य 5 या 5 से अधिक जितने लोग हैं उनमें से कोई एक सदस्य या फिर वो सभी लोग जो हैं बल या हिंसा का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो बलवा के अपराधी या दोषी माने जाएंगे। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बलवा को बीएनएस में किस धारा में जो है परिभाषित किया गया है? तो बलवा को जो बीएनएस में परिभाषित किया गया है वो धारा है 146। बीएनएस की धारा 146 में बलवा को परिभाषित किया गया है। दोस्तों आईपीसी की धारा में जो है बलवा को 146 में परिभाषित किया गया है और बीएनएस में जो है इसमें बीएनएस जो है 146 में नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको गलत लिख दिया है। बीएनएस में जो है बीएनएस आईपीसी में 146 में परिभाषित किया गया, जबकि बीएनएस में धारा 191 की धारा 1 उपधारा 1 में इसको जो है परिभाषित किया गया है। ये यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में 146 ही लिख दिया था, इसके लिए सॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवा के दोषी होंगे यदि 5 या 5 से अधिक लोग हैं और वो बल या हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं तो बलवा के दोषी होंगे। धारा 146 में इसको परिभाषित किया गया था आईपीसी में, और धारा 191 की उपधारा 1 में बीएनएस में बलवा को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है। यानी कोई भी जो सरकारी आदमी होगा, सरकारी पर्सन होगा, उसको सरकारी कार्य करने में कोई समस्या अगर कोई उत्पन्न कर रहा है, कोई बाधा डाल रहा है, तो वो अपराध माना जाएगा। और अपराध किस धारा के तहत माना जाएगा? आईपीसी की किस धारा के तहत? 182, 184, 106। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 186। आईपीसी की धारा 186 में जो है लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध जो है प्रावधानित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 186। लोक सेवक के कृत्य यानी जो सरकारी आदमी है उसके कामों के निर्वहन में कोई बाधा डालता है, कोई समस्या उत्पन्न करता है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति 3 मास यानी 3 मास जो है 3 महीने
या फिर 500 रुपए तक का जुर्माना आईपीसी में रखा गया था। लेकिन वही अब जो है बीएनएस में किस में रखा गया है, बीएनएस में अब क्या किया गया है, बीएनएस की धारा 221 में लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना एक अपराध जो है इसको परिभाषित किया गया है। और इसमें भी 3 महीने का जो है 3 मास का आपका जो है कारावास हो सकता है, या फिर 2,000 रुपए या 500 रुपए का जुर्माना जो है आपको देना पड़ सकता है, अगर आप सरकारी आदमी के सरकारी काम में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं तो। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 186 आईपीसी में लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने संबंधी अपराध को परिभाषित किया गया था, जबकि उसी अपराध को बीएनएस में धारा 221 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा, ये पूरा देखा होगा तो आपको उत्तर इसका पता होगा कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। आईपीसी में तो 5 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया था, लेकिन बीएनएस में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है, 4, 5, 6, 10। उनके नाम भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।